हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 1 फरवरी 2022। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने दूरसंचार कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय कॉल और मैसेज को कितने साल तक सुरक्षित रखना अनिवार्य कर दिया है। ऑप्शन ए 5 साल, ऑप्शन बी 2 साल, ऑप्शन सी 4 साल, ऑप्शन डी 7 साल। देखिए, केंद्र सरकार ने सामान्य दूरसंचार नेटवर्क के साथ ही इंटरनेट के माध्यम से विदेश से की जाने वाली कॉल, सैटेलाइट फोन कॉल, कॉन्फ्रेंस कॉल तथा संदेशों को कम से कम 2 साल के लिए सुरक्षित रखने का अनिवार्य कर दिया है। दूरसंचार विभाग की ओर से जारी एक परिपत्र में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं हेतु अंतर्राष्ट्रीय कॉल एवं संदेशों को अनिवार्य रूप से सुरक्षित रखने के बारे में आदेश जारी किया गया है। यह कदम दूरसंचार विभाग ने गत दिसंबर में एकीकृत लाइसेंस में किए गए संशोधन के बाद उठाया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी 2 साल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब जीत लिया है। ऑप्शन ए नोवाक जोकोविच, ऑप्शन सी राफेल नडाल, ऑप्शन सी जिमी कार्नर्स, ऑप्शन डी है आपका इवान लेडल है। देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में स्पेन के राफेल नाडाल ने रूस के डेनियल मेदवेदेव को हराकर खिताब अपने नाम कर दिया। यह नाडाल का 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। स्विट्जरलैंड में रोजर फेडरर और सर्बिया में नोवाक जोकोविच ने 20-20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। नाडाल ने साल 2008 और 2010 में विंबलडन का खिताब जीता था, जो 4 बार यूएस ओपन भी अपने नाम कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के फाइनल में फ्रांस के डेनियल मेदवेदेव को हराकर राफेल नडाल ने 21 ग्रैंड स्लैम का खिताब अपने नाम किया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन होगा बी राफेल नडाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व कुष्ठ रोग दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन ए 10 मार्च, ऑप्शन बी 12 अगस्त, ऑप्शन सी 30 जनवरी, ऑप्शन डी 15 नवंबर। देखिए, विश्व कुष्ठ दिवस यानी आपका जो है जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। इस बार यह जो है आपका 30 जनवरी 2022 को पूरे विश्व में मनाया गया। इस वर्ष हेतु इसकी थीम यूनाइटेड फॉर डिग्निटी और कुष्ठ रोगियों के लिए सम्मानजनक जीवन जीने हेतु वातावरण तैयार करना है। इस दिन की शुरुआत पहली बार वर्ष 1954 में फ्रांसीसी व्यक्ति राउल फोलेरेउ ने की थी, जिन्होंने लोगों को एक प्राचीन बीमारी के बारे में बताया। कुष्ठ रोग माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होने वाला एक क्रोनिक संक्रामक रोग है। इस रोग की वजह से त्वचा पर गंभीर घाव हो जाते हैं और हाथों तथा पैरों की तंत्रिकाओं को भारी नुकसान पहुंचता है। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री बैक्टीरिया की खोज करने वाले चिकित्सक का नाम डॉक्टर आर्मोर हैंसन है, जिन्होंने इस रोग को हैंसन के रोग के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी 30 जनवरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इजराइल और किस देश ने राजनयिक संबंधों के 30 साल पूरे होने पर जश्न मनाया। ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी रूस। देखिए, इजराइल और भारत देश ने राजनयिक संबंधों के 30 साल पूरे होने पर जश्न मनाया। भारत ने 17 दिसंबर 1950 को इजराइल को मान्यता दी थी, लेकिन देशों के बीच पूर्ण राजनयिक संबंध 29 जनवरी 1992 को स्थापित हुए थे। भारत और इजराइल के बीच राजनयिक संबंधों को 30वीं वर्षगांठ पर बधाई देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास जताया कि भारत और इजराइल की दोस्ती आने वाले दशकों में आपसी सहयोग के नए कीर्तिमान स्थापित करती रहेगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा देश पिछले कुछ वर्षों में भारतीय अनार के निर्यात के लिए शीर्ष गंतव्य के रूप में उभरा है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी बांग्लादेश। देखिए 2 बार मैं बांग्लादेश ले ली हूँ, ठीक है, यहाँ पे नेपाल कर देते हैं। ओके, देखिए बांग्लादेश पिछले कुछ वर्षों में भारतीय अनार के निर्यात के लिए शीर्ष गंतव्य के रूप में उभरा है। पिछले वित्तीय वर्ष यानी 2020-21 में भारत ने 68,502.9 टन फलों का निर्यात किया है, जिसमें से 36,906.77 टन यानी 50% से भी अधिक जो है वो सिर्फ बांग्लादेश को किया गया है। अनार दुनिया के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाया जाता है। यह अर्ध शुष्क परिस्थितियों में अच्छी तरह से बढ़ता है और इसे औसत समुद्र तल से ऊपर 500 मीटर की ऊंचाई पर उगाया जा सकता है। यह गर्म एवं शुष्क तथा सर्दियों में अच्छी तरह से उगता है, बशर्ते कि उपयुक्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो। अनार अधिकांश महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात में उगाया जाता है। अनार राज्य के सूखा प्रभावित क्षेत्र के लिए एक प्रमुख निर्यात फसल के रूप में उभरा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी बांग्लादेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 वुमेन का खिताब निम्न में से किसने जीत लिया है? ऑप्शन ए सिमोना हालेप, ऑप्शन बी एनन कोटेविट, ऑप्शन सी नाओमी ओसाका, ऑप्शन डी है आपका अस्ले बार्टी। देखिए विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी एस्ले बार्टी ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब अपने नाम किया है। महिला एकल वर्ग के खिताबी मुकाबले में उन्होंने अमेरिका की डैनियल कॉलिंस को सीधे सेटों पे 6-3, 7-6 से हराया है। बार्टी का ऑस्ट्रेलियाई ओपन में अब जीत हार का रिकॉर्ड 24-8 का हो गया है। जहां उन्हें अमेरिकी सोफिया केनिन के हाथों हार झेलनी पड़ी थी। ऑस्ट्रेलियन ओपन वर्ष में होने वाले टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम में से पहला ग्रैंड स्लैम है। अन्य ग्रैंड स्लैम जो है आपका वो फ्रेंच ओपन है, आपका है एक ठो विंबलडन और अमेरिकन ओपन है, ठीक है, ये 3 है और ये आपका अमेरिकन ग्रैंड स्लैम है। तो यह जो है आपका जनवरी महीने के अंतिम पखवाड़े के बीच में आयोजित होता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत जो है वो वर्ष 1905 में हुई थी। तब से लेकर 1987 तक यह ग्रास कोर्ट में आयोजित हुआ। वर्ष 1988 के बाद जो है यह मेलबर्न पार्क के हार्ट कोर्ट में आयोजित होने लगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी एस्ले बार्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तेलुगु लघु फिल्म स्ट्रीट स्टूडेंट ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की लघु फिल्म पुरस्कार प्रतियोगिता में कितने लाख रुपए का पुरस्कार जीता? ऑप्शन ए 2 लाख रुपए, ऑप्शन बी 3 लाख रुपए, ऑप्शन सी 4 लाख रुपए, ऑप्शन डी 5 लाख रुपए। देखिए तेलुगु लघु फिल्म स्ट्रीट स्टूडेंट ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की लघु फिल्म पुरस्कार प्रतियोगिता में 2 लाख रुपए का पुरस्कार जीता। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की 7वीं प्रतिष्ठित लघु फिल्म पुरस्कार प्रतियोगिता में देश के विभिन्न हिस्सों से रिकॉर्ड 190 प्रविष्टियां प्राप्त हुई। श्री रोमी मेइतेई की कर्फ्यू फिल्म को 1.5 लाख रुपए के दूसरे पुरस्कार से हेतु चुना गया है। यह फिल्म मणिपुर में एक बच्चे की कहानी के माध्यम से लोगों के जीवन के अधिकार, स्वतंत्रता, गरिमा और समानता के समक्ष रूढ़िवादी भय, मनोविकृति जैसी बाधाओं को दर्शाती है। श्री नीलेश अंबेडकर की मुंगियार को 1 लाख रुपए के तीसरे पुरस्कार हेतु चुना गया है। एनएचआरसी लघु फिल्म पुरस्कार योजना का उद्देश्य मानव अधिकारों के प्रचार और संरक्षण की दिशा में सिनेमाई और रचनात्मक प्रयासों को प्रोत्साहित करना तथा स्वीकार करना है। देखिए ये संयोग ही है या पता नहीं क्या, लेकिन ये जो तीनों फिल्म को इस बार पुरस्कार मिला है, ठीक है, आपका जो एक है आपका स्ट्रीट स्टूडेंट, दूसरा कर्फ्यू और तीसरा मुंगियार जो है, ये तीनों ही बच्चों से रिलेटेड है, ठीक है, तो ये संयोग ही हो सकता है, पता नहीं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए 2 लाख रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, किस मंत्री ने 28 जनवरी 2022 को नीति आयोग के सदस्य यानी जो कि स्वास्थ्य सदस्य हैं डॉक्टर वी के पॉल की उपस्थिति में निपेर अनुसंधान पोर्टल का शुभारंभ किया? ऑप्शन ए केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री, ऑप्शन बी स्वास्थ्य मंत्री, ऑप्शन सी कृषि मंत्री, ऑप्शन डी वित्त मंत्री। देखिए, केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री ने 28 जनवरी 2022 को नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य जो है डॉक्टर वी के पॉल की उपस्थिति में निपेर अनुसंधान पोर्टल का शुभारंभ किया। निपेर का फुल फॉर्म जो है वो आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एजुकेशन एंड रिसर्च है। एक ऐसा अनुसंधान पोर्टल है जहां सभी ये आपका निपेर ही होगा, ठीक है। निपेर और उनकी शोध गतिविधियों, पेटेंट दायर और प्रकाशन जानकारी के बारे में सूचनाओं को एक स्थान पर प्रसारित करने के उद्देश्य से बनाया गया है ताकि उद्योग व अन्य हितधारक इनके बारे में जान सके। इस पोर्टल का उद्देश्य चल रहे शोध कार्यों की उपलब्धता को प्रमाणित करना है। यह अन्य शोधकर्ताओं और विशेष रूप से उद्योग से संबंधित संगठन के संपर्क में आने में मदद करेगा ताकि वे एक साथ काम कर सके तथा शोध को अधिक उद्देश्यपूर्ण एवं सार्थक बना सके। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस राज्य के सिल्वर लाइन के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बावजूद सीपीआई-एम के नेतृत्व वाली सरकार परियोजना को लागू करने पर अड़ी हुई है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। देखिए, पूरे केरल में सिल्वर लाइन के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बावजूद सीपीआई-एम के नेतृत्व वाली सरकार परियोजना को लागू करने पर अड़ी हुई है। सिल्वर लाइन परियोजना की वित्तीय व्यवहार्यता की कमी के साथ साथ पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव को लेकर लोगों का बड़ा वर्ग इसका विरोध कर रहा है। यह केरल की प्रमुख सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना है और इसका उद्देश्य राज्य के उत्तरी और दक्षिणी छोर के बीच यात्रा के समय को कम करना है। यह परियोजना केरल के दक्षिण में स्थित तथा राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम को राज्य की उत्तरी सीमा पर स्थित कासारगोड से जोड़ता है। यह लाइन लगभग 45 किलोमीटर लंबी होगी और राज्य के 11 जिलों से होकर गुजरेगी। यह परियोजना केरल रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा निष्पादित की जा रही है। KRDCL अथवा के रेल केरल सरकार और केंद्रीय रेल मंत्रालय के मध्य एक संयुक्त उद्यम है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए केरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में वामपंथी विचारधारा की सियोमारा कास्त्रो ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है? ऑप्शन ए ग्वाटेमाला, ऑप्शन बी अल सल्वाडोर, ऑप्शन सी है आपका निकारागुआ, ऑप्शन डी होंडुरास। देखिए, हाल ही में वामपंथी विचारधारा की सियोमारा कास्त्रो ने होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है। बात करते हैं होंडुरास के बारे में, तो होंडुरास एक मध्य अमेरिकी देश है। इसकी अवस्थिति के बारे में देखें तो होंडुरास पश्चिम में ग्वाटेमाला, दक्षिण पश्चिम में अल सल्वाडोर, दक्षिण पूर्व में निकारागुआ, दक्षिण में प्रशांत महासागर से फोंसेका की खाड़ी में और उत्तर में कैरिबियन सागर का प्रवेश द्वार होंडुरास की खाड़ी से घिरा हुआ है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी होंडुरास। तो ये था आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। टेक केयर।